आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। हमारे पास एक रिंग ऑफ चार्ज है जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो सपोज मेरे पास एक रिंग है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और सपोज ये कर लिया कि इस रिंग का जो रेडियस है वो है आर, और मैं इस पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। और इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि ओरिजिन से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो जेड है। ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट पी पे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करूँगा। तो मैंने सपोज ये किया कि मैंने ये एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ये स्मॉल एलिमेंट मैंने कंसीडर किया और मैंने ये कहा कि इस पे जो चार्ज है वो डी क्यू है। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट चार्ज डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंट पी पे इस डायरेक्शन में होगा, और जिसको मैं डिनोट कर लेता हूँ डी ई के साथ। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल एलिमेंट लिया है मैंने, ये इस पूरे रिंग में से मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है और इस पे ऊपर चार्ज भी स्मॉल है डी क्यू। तो इस कैसे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पे वो भी स्मॉल होगा, जिसको डी ई से डिनोट कर रहा हूँ मैं। और ये जो डिस्टेंस है ये सपोज कर लिया आर है, स्मॉल आर, और ये एंगल कह दिया थीटा। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया है, इस स्मॉल एलिमेंट की मैं कह देता हूँ कि जो लेंथ है वो है डी एस। ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट इज डी एस। अब स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करते हैं स्मॉल एलिमेंट की जिसकी लेंथ है डी एस और उस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज है डी क्यू, तो देन वी इंट्रोड्यूस द न्यू क्वांटिटी कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग यहाँ पे जब डी क्यू और डी एस की बात करेंगे तो यहाँ पे एक क्वांटिटी हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ। दिस सिंबल इज लैम्डा एंड इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि वो स्मॉल लेंथ डी एस और उस पे जो चार्ज होगा डी क्यू, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है डी क्यू ओवर डी एस। यहाँ से अगर मैं डी क्यू की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इस तरह से मैं फाइंड करूँगा, डी क्यू इधर ही रहेगा,
डी एस उधर जाके लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एस। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब सेम इसी तरह मैं ये बात करता हूँ कि ये जो चार्ज है डी क्यू, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट पी पे वो है डी ई। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एट अ डिस्टेंस आर जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, डी ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आवर आर स्क्वायर। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी फार्मूले को यूज़ किया और हमने वही फार्मूला लिखा। जस्ट यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, डी ई और डी क्यू, बाकी सेम वही फार्मूला हमने लिखा। तो ये इक्वेशन मैं कह देता हूँ मेरे पास है सेकंड इक्वेशन। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये जो स्मॉल आर है इसको अगर मैंने कैलकुलेट करना हो तो मैं इस जो ट्राइंगल है इसकी मदद से स्मॉल आर को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये एंगल 90 है। तो हमने पढ़ा हुआ है जो थीटा होता है उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, और जो 90 होता है उसके सामने होता है हाइपोटेन्यूज, और जो थीटा के साथ वाला होगा वो होगा बेस। तो मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँ एक पैथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पैथागोरियन थ्योरम यूज़ किया। तो इस ट्रायंगल से अगर मैं देखूं तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस, और थीटा के साथ वाला बेस है जेड स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई है, जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू आर स्क्वायर की पुट कर दो इक्वेशन 2 में, तो जब हम लोग इसी को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे देन वी गेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डी क्यू इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ तो सिंपल जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 3। नाउ we take another small element which is exactly opposite to this element dq। मैं बिल्कुल इसके सामने ऑपोजिट एक और एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ। ये क्या है जी, ये भी इस पे भी चार्ज कितना है डी क्यू, और इसकी लेंथ भी डी एस मैं कंसीडर कर लेता हूँ। तो अब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि वो यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इसका डी ई कह देता हूँ मैं इसको भी। तो ये जो एग्जैक्टली exactly इसके ऑपोजिट स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया डी क्यू, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब मैं यहाँ से अगर इस एक्स एक्सिस को बढ़ा दूँ और मैं ये कहूँ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, और ये भी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये जो नीचे है डी ई इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो मेरे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा कॉस थीटा और एक आएगा मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा। तो मैं यहाँ से अगर ड्रॉ करूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वर्टिकल कंपोनेंट है जी,
ये वाला, जिसको मैं कह देता हूँ ये है डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जी, जो मैं कह देता हूँ ये क्या है, डी ई कॉस थीटा। डी ई कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, एक वर्टिकल कंपोनेंट डी ई साइन थीटा एंड अदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। अब ये जो ऊपर वाला डी ई है इसको भी इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, तो ये जो होगा इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा, और ये इस डी ई का ये वाला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डी ई कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम से देखें तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं डी ई साइन थीटा और ये भी डी ई साइन थीटा, दोनों हैं तो इक्वल, ये भी डी ई साइन थीटा ये भी डी ई साइन थीटा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो, इनका इफेक्ट जीरो, डी ई साइन थीटा माइनस डी ई साइन थीटा। तो इनका इफेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। तो ओनली components that lie along the ring axis, that is z axis, add it up to give a resultant electric field। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो cos थीटा कंपोनेंट की वजह से होगा, जो कि z एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि अगर मैं ये देखूं जो नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई, उसकी वजह से भी डी ई कॉस थीटा राइट साइड पे है, और जो ऊपर वाला डी ई है उसकी वजह से भी जो डी ई कॉस थीटा है वो राइट साइड पे है, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जी एक्सिस कंपोनेंट है डी कॉस थीटा वो सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो इसलिए ये तो कैंसिल नहीं हो सकते, तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो साइन थीटा की वजह से नहीं आएगा, बल्कि वो कौन से कंपोनेंट की वजह से आएगा, वो कॉस थीटा की वजह से आएगा हमारे पास। तो इट मीन्स कि फिर मैं इस फार्मूले को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगा, डी ई कॉस थीटा आएगा। ठीक है, ये कंपोनेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई पैरेलल हैं। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा, तो स्टूडेंट्स कॉस थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अवर बेस। अगर इस ट्रायंगल से देखें तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जी, वो है कैपिटल कॉस थीटा बराबर होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूज, बेस अवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इस ट्रायंगल से देखूं तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, थीटा के साथ वाला बेस जो कि जी है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब है ये फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, जी अवर स्मॉल आर, क्योंकि बेस है जी और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है जो कि आर है। अब यहाँ से हमने पढ़ा कि जो आर स्क्वायर है वो इक्वल होता है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ इस इक्वेशन के स्क्वायर रूट ले लूँ
तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, r इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, और जो कॉस थीटा है उसमें मैं स्मॉल आर की वैल्यू अगर पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जी अवर, नीचे स्मॉल आर आ रहा है कॉस थीटा के, ये कॉस थीटा किसके इक्वल है, जी ओवर स्मॉल आर। तो जी ऐसे ही स्मॉल आर की जगह पे क्या लिख लूंगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अंडर रूट की कीमत होती है 1/2। तो ये मैं कह देता हूँ मेरे पास इक्वेशन आ गई 4। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4, 3 और 4 को हम लोग यूज़ करें तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल कंपोनेंट्स की वजह से आता है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डी ई कॉस थीटा, क्योंकि डी साइन थीटा तो कैंसिल हो गए, उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, कॉस थीटा की वजह से, इसलिए डी ई कॉस थीटा लिखूंगा मैं, विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 3 लिख रहा हूँ मैं, लैम्डा डी एस और जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 लिखी, मल्टीप्लाई, इक्वेशन 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये डी ई कॉस थीटा है ना, तो ये मैंने इक्वेशन 3 से डी ई की वैल्यू पुट की जो कि ये है, ये डी ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी, डी ई, और ये एक साथ क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं कॉस थीटा की वैल्यू पुट करने लगा हूँ, और वो कॉस थीटा की वैल्यू ये इक्वेशन 4 में है, वी आवर वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। तो डी ई कॉस थीटा, इस कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसलिए यहाँ पे डी ई कॉस थीटा लिखा, डी ई की वैल्यू पुट की जो कि इक्वेशन 3 में हमने कैलकुलेट की थी, मल्टीप्लाई बाय और कॉस थीटा की वैल्यू पुट की जो कि इक्वेशन 4 है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एस, ठीक है, लैम्डा और ये जी और ये डी एस यहाँ पे लिख लेता हूँ, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2, और ये भी एक है तो इसको लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 प्लस 1, क्योंकि ये भी एक इसकी पावर 1 है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा जी और जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये 1/2 प्लस 1 3/2, और साथ आ गया डी एस, तो कह रही है इक्वेशन 5। Now, the magnitude of resultant electric field, which is given in equation 5, due to ring can be obtained by integrating equation 5। तो मैं इस इक्वेशन 5 को इंटीग्रेट कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो आफ्टर इंटीग्रेशन E इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, इक्वेशन 5 को लिख रहा हूँ, डी ई कॉस थीटा इंटीग्रेट कर दिया जो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा जी ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 एंड डी एस। ओके, अब इंटीग्रेशन जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ होगी, तो देखें स्टूडेंट्स, जो रिंग है इसका सरकमफ्रेंस अगर बात करें, मुहित जो कि होता है इस रिंग का, वो होता है 2 पाई आर।
तो मैंने पहले इसको कैलकुलेट किया स्मॉल एलिमेंट से। अब मैं चाहता हूं मैं पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, सम। इंटीग्रेट कर देते हैं जो हमें पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता देता है। तो इसका तरीका ये होता है कि पहले स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकले उसको इंटीग्रेट कर दो पूरे रिंग पे। और पूरे रिंग का मतलब है पूरे रिंग का जो सरकमफ्रेंस होता है ना वो 2 पाई आर होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो लिमिट लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, जीरो से एस बराबर होगा, जीरो से एस बराबर होगा 2 पाई आर। ठीक है। और इधर भी एस जीरो से कहाँ तक होगा, 2 पाई आर तक होगा। क्योंकि पूरा रिंग अब हम लोग ले रहे हैं ना, पूरे रिंग की बात कर रहे हैं। तो पूरे रिंग का जो सरकमफ्रेंस होता है ना वो 2 पाई आर होता है। तो इसलिए यहाँ पे जीरो से 2 पाई आर लिमिट लिखी ली। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो E इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा S इक्वल्स टू जीरो टू 2 पाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये भी कांस्टेंट है, लैम्डा जी भी कांस्टेंट, और जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 भी बाहर लिख लूँगा कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन डी एस जीरो टू 2 पाई आर। अब यहाँ से मेरे पास डी ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा जी ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन से कैंसिल, ये जो डिफरेंशियल है इंटीग्रेशन से कैंसिल, एस बच जाएगा, जीरो टू 2 पाई आर। अब यहाँ से आ जाएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा जी ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 एंड 2 पाई आर। एस की जगह पे 2 पाई आर माइनस एस की जगह पे ज़ीरो। ये लिमिट पुट करने का तरीका है कि पहले ऊपर वाली लिमिट फिर माइनस फिर ज़ीरो। जब इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ये लिमिट पुट करते हैं। अब सिंस सिंस लैम्डा किसके इक्वल था, डी क्यू बाई डी एस। लेकिन अब पूरे रिंग की बात कर रहे हैं और पूरे रिंग पे चार्ज है क्यू। अगर स्मॉल एलिमेंट लेते तो फिर डी क्यू आना था। तो पूरे रिंग का सरकमफ्रेंस है एस, जिसको 2 पाई आर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पूरे रिंग की बात कर रहा हूँ तो पूरे रिंग पे चार्ज है क्यू। ठीक है, अगर छोटे से एलिमेंट की बात करता तो फिर डी क्यू लिखना था और डी एस। तो पूरे रिंग का सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर। तो इसलिए एस की जगह पे क्या लिख लूँगा, 2 पाई आर। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालो, क्यू इधर ही रहेगा, 2 पाई आर इधर डिवाइड हो रहा है तो लैम्डा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू इक्वल्स टू लैम्डा 2 पाई आर। सो इक्वेशन 6 बिकम, ये मेरे पास इक्वेशन 6 है, ये इक्वेशन 6 है। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। ठीक है, लैम्डा मेरे पास आ जाएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी क्यू ओवर 4 पाई ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ठीक है,
क्यू किसके इक्वल है, लैम्डा 2 पाई आर। तो ये जो इक्वेशन 6 है इसमें लैम्डा, ये लैम्डा आ गया ये वाला, और ये 2 पाई आर। तो लैम्डा 2 पाई आर की जगह पे क्या पुट कर दिया, क्यू पुट कर दिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी/जी² प्लस r² 3/2, ये लैम्डा, ये लैम्डा, और ये 2 पाई आर, इन दोनों की जगह पे क्या पुट कर दिया, क्यू, क्योंकि ये लैम्डा 2 पाई आर क्यू के इक्वल है। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको मैं कह देता हूँ 7। ओके, अगर मैं डायग्राम से देखूं तो जो z है ये बड़ा है और r जो है वो स्मॉल है। तो स्टूडेंट्स हम लोग फिजिक्स में एक टर्म यूज़ करते हैं कि अगर एक टर्म बहुत छोटी हो तो हम लोग उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं और उससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर समुंदर में से एक गिलास पानी निकाल भी लो तो समुंदर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप लोग डायग्राम से देखें तो जो z है ये लार्ज है और जो r है इस z की निस्बत बहुत छोटा है। तो इसलिए अगर हम लोग इसमें से r वाली टर्म को निगलेक्ट भी कर दें तो उससे कोई इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंस एज z वेरी वेरी ग्रेटर देन r, सो r इज निगलेक्टेड, हम लोग r को नज़रअंदाज कर देते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल्स टू जी क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी क्यू एंड z² 3/2। क्योंकि r बहुत छोटा है इसलिए r को निगलेक्ट कर दिया, ये 2 इस 2 से कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z³ तो ये जो एक z है इससे कैंसिल, तो e इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/z²। तो ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्क या डिस्क ऑफ चार्ज कह देते हैं, ड्यू टू अ चार्ज्ड डिस्क। अब हमारे पास रिंग नहीं है, डिस्क है। रिंग तो स्टूडेंट्स वो अंगूठी की तरह होती है ना, अंदर से खाली होती है लेकिन ये जो डिस्क है ये तो अंदर से भरी है, तो खाली नहीं है। तो मेरे पास एक डिस्क है जिसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, और इसमें हम लोग ड्यू टू रिंग वाले रिलेशन को ही यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। तो उसके लिए मैंने सपोज किया मेरे पास एक सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क है जिसका रेडियस है r, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, स्प्रेड किया गया है। तो सपोज कि मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, और ये एक डिस्क है मेरे पास, लाइक अब हम लोग 3D तो नहीं बना सकते, और इस डिस्क के ऊपर यहाँ पे, डिस्क की सरफेस के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जी, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया पॉजिटिव चार्ज। और इस डिस्क का जो रेडियस है वो है r, यहाँ से ये मैं कह देता हूँ इस डिस्क का रेडियस है r। अब चूंकि इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, तो यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, नॉट लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे
सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो उसको जाहिर करते हैं सिग्मा के साथ। दिस सिंबल इज नोन एज सिग्मा, सिग्मा। ठीक है, तो अब यहाँ से वही इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मुझे स्मॉल जो डिस्क है, इस डिस्क को मुझे बहुत सारे स्मॉल डिस्क में, स्मॉल रिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिवाइड द डिस्क इनटू कंसेंट्रिक रिंग्स and take one such ring of radius small r and width dr। तो मैं इस डिस्क को स्मॉल रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ये एक स्मॉल रिंग, सपोज ये मैंने स्मॉल रिंग में इस तरह छोटे छोटे स्मॉल रिंग में डिवाइड कर दिया। और मैंने सिर्फ ये, और भी बहुत से रिंग हैं लेकिन मैंने सिर्फ ये एक रिंग लिया और मैंने कह दिया ये जो रिंग है इसका रेडियस है स्मॉल आर, और इसकी जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है ये वाली, ये कितनी कह दी मैंने, डी आर। स्मॉल को फिजिक्स में आमतौर पर डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मैंने ये कह दिया कि जो इस पे चार्ज है इस रिंग पे वो है डी क्यू, और इसका जो सरफेस एरिया है वो है डी ए। तो देन सिग्मा विल बी इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट लेंथ हो तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है, लेकिन अगर चार्ज पर यूनिट एरिया हो तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है, विच इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं डी क्यू की, देन डी क्यू इधर ही रहेगा, डी ए इधर आके सिग्मा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। दिस इज इक्वेशन 1 where dA is the area of ring। ये जो रिंग कंसीडर किया है मैंने, स्मॉल रिंग, इसका मैंने एरिया कंसीडर कर लिया, डी ए है, विच इज इक्वल्स टू एरिया जो होता है हमारे पास वो होता है पाई आर स्क्वायर के, ये एरिया होता है हमारे पास। लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, दोनों साइडों पे डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये बन जाएगा डी ए ओवर डी आर। ये पाई तो एज इट इज, क्योंकि डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं आर का, चेंज ला रहा हूँ मैं आर में, डेरिवेटिव मतलब चेंज ला रहा हूँ मैं आर में। और चूंकि इस रिंग का रेडियस है स्मॉल आर, पाई नहीं है, पाई तो कांस्टेंट है, तो जब मैंने आर के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी 2, और आर, आर का फर्दर डेरिवेटिव 1 होगा। तो डेरिवेटिव इस तरीके से लेते हैं कि जो पावर होगी वो स्टार्ट पे आ जाती है और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। तो 2 शुरू में आ गया और 2 में से एक माइनस कर दूंगा तो 1 बच जाएगा, और जो बेस होगी उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डी ए इक्वल्स टू पाई 2 पाई आर, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 पाई आर, और ये स्मॉल डी आर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। तो ये एरिया कहलाता है जी मेरे पास रिंग का एरिया, रिंग का एरिया कहलाता है डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। तो इक्वेशन 1 फिर क्या हो जाएगी, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा, डी ए की जगह पे क्या लिख लूँगा 2 पाई आर डी आर। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब मैं इस रिंग की वजह से, ये जो रिंग है इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड होगा, जो डी ई, इस रिंग की वजह से। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो जी है। ठीक है, ओ से पी तक का जो फासला है वो जी है, और ये जो रिंग है
या इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो ये तो सेम रिंग वाला ही केस बन गया, क्योंकि हमने पढ़ा, हमने देखा कि अगर मैं रिंग की बात करूं तो ये आप देखें, ये रिंग में भी तो सेम ऐसे ही था, एक स्मॉल एलिमेंट लिया चार्ज का डी क्यू और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, तो वो मेरे पास आया, ये जो लास्ट पे रिलेशन आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/z²। ये सेवंथ जो इक्वेशन है ये आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z Q/z² प्लस R² 3/2। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया रिंग की वजह से। तो यही डायरेक्ट दोबारा कैलकुलेट करने की बजाय इसी इक्वेशन को डायरेक्ट यहाँ पे मैं यूज कर दूंगा। तो यूजिंग इक्वेशन 7 डी ई इक्वल्स टू, ये मैं ले रहा हूँ ये ई है और इधर क्यू है, मतलब मैंने पूरे रिंग की बात की, लेकिन यहाँ पे तो मैंने एक स्मॉल रिंग लिया है, तो इसलिए यहाँ पे डी ई लिखूंगा। डी ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी डी क्यू आवर Z² प्लस R² 3/2। इक्वेशन 3 कह देते हैं। सेम यही इक्वेशन यूज की इक्वेशन 7, चूंकि यहाँ पे मैं पूरे रिंग की बात कर रहा था इसलिए मैंने ई लिखा है। अगर स्मॉल रिंग की बात करता तो फिर डी ई लिखता और इधर डी क्यू आना था। तो अगर आप लोग देखें मैंने तो डिस्क को छोटे छोटे रिंग्स में कन्वर्ट किया है, डिवाइड किया है, तो मैंने उसमें से एक रिंग लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे डी ई और डी क्यू लिख रहा हूँ स्मॉल रिंग। Putting the value of dq in this equation and replacing r with small r। इस इक्वेशन 3 में अगर मैं इक्वेशन 2 को पुट कर दूं डी क्यू की जगह पे सिग्मा 2 पाई r स्मॉल डी आर पुट कर दूं और स्मॉल कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर लिख दूं, तो मेरे लिए कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। देन द इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी सिग्मा 2 पाई r डी आर आवर Z² प्लस R² 3/2। तो जस्ट क्या किया है, इस इक्वेशन में 3 में 2 की वैल्यू पुट की और कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैं पूरा डिस्क की बात नहीं कर रहा, पूरे डिस्क का रेडियस तो कैपिटल आर है, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल रिंग की, तो स्मॉल रिंग का रेडियस तो स्मॉल आर है, तो इसलिए कैपिटल आर की जगह पे आपने किसको रिप्लेस करना है, स्मॉल आर को, क्योंकि आप स्मॉल रिंग की अभी बात कर रहे हैं। तो इसको मैं इधर आ रहा है डी ई, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, डी ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो पाए है ये इस पाए से कैंसिल हो जाएगा, ये पाए दिस पाए विल बी कैंसिल, तो क्या हमारे पास आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा सिग्मा जी और 4 एप्सिलॉन नॉट और साथ क्या आ जाएगा 2 R dr, और ये मैं लिख सकता हूँ इस तरह से Z² प्लस स्मॉल R² प्लस 3/2 है, ऊपर जाके ये -3/2 हो जाएगा, विल बी इक्वेशन 4। अब मैं पूरे जो डिस्क है, चार्ज डिस्क है, उसकी वजह से कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यू नो डैट के जब हम लोग पूरी डिस्क या पूरे रिंग की बात करते हैं तो हम लोग फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट के लिए मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये मेरे पास आ जाएगा ई, क्योंकि ये जो डी है ये उस इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू
सिग्मा जी कांस्टेंट है, बाहर लिख लूंगा, 4/ε0 लिख लिया। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, देखें ये जीरो से, पूरी डिस्क कितनी है, कैपिटल आर है ना, तो इसलिए जीरो से लेके कैपिटल आर तक हमने करना है। तो जीरो से शुरू करना है और पूरी डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर, तो लिमिट कैसे लेंगे, जीरो टू कैपिटल आर लिमिट लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं लिख लेता हूँ जीरो टू कैपिटल आर, स्मॉल आर किसके इक्वल है, जीरो टू कैपिटल आर के। तो लिमिट लिख ली जीरो टू कैपिटल आर और ब्रैकेट में जी स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 3/2 और साथ के आ गया 2r/dr। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का हम लोग इस तरह से सहारा लेंगे कि हम लोग सपोज कर लेंगे आसानी के लिए कि ये जो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, इसको एक्स के इक्वल लिख लेता हूँ। लेट कर लिया, सपोज कर लिया अपनी इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए कि जो x है ये इक्वल है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, और ये जो पावर है इसको मैं लिख लेता हूँ -3m के इक्वल। आसानी के लिए आप y लिख लें, z लिख लें, कुछ भी लिख लें। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करें r के लिहाज से, dx/dr इक्वल्स टू, ये तो z है ना, r नहीं है, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हम लोग किसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, r के लिहाज से ले रहे हैं, x का डेरिवेटिव r के लिहाज से ले रहे हैं। इसमें तो z के साथ r है ही नहीं, इसलिए ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव के किस तरह से लेंगे, टू शुरू में आ जाएगा, ठीक है, और r इस टू में से एक माइनस कर देना, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस कर दोगे तो 2r। तो ये dx किसके इक्वल आ जाएगा देन, dx इक्वल्स टू आ जाएगा जी 2r/dr। तो अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दो, ये वाली जो इक्वेशन लिखी है हमने, e इक्वल्स टू सिग्मा z/4ε0 0 टू कैपिटल R, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लूंगा, x, ठीक है, और -3/2 की जगह पे क्या लिख लूंगा, m, और 2r/dr की जगह पे क्या लिख लूंगा, dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे पावर रूल लगाऊंगा, सिग्मा z/4ε0। पावर रूल देखें, अगर x का डेरिवेटिव साथ पड़ा है dx, क्योंकि x का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है dx, तो इसलिए यहाँ पे पावर रूल लगेगा। और जब पावर रूल लगाते हैं इंटीग्रेशन में, तो पावर में एक ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन में, डेरिवेशन में तो पावर में एक माइनस करते हैं और शुरू में लिख लेते हैं ना, लेकिन इसमें क्या करना है, जब डेरिवेटिव साथ पड़ा हो तो पावर में एक ऐड कर देना है और उसी पावर को आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। और ये लिमिट लिख ली जीरो टू कैपिटल आर। अब यहाँ से इसको लिख सकता हूँ, वैल्यूज पुट कर दो, सिग्मा z/4ε0, एक्स की क्या वैल्यू है, अब पुट कर दो वापस, जो हमने लेट की थी, एक्स की वैल्यू पुट कर दो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एम की वैल्यू भी पुट कर दो, -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3/2 प्लस 1, 0 टू आर। अब ये क्या हो जाएगा, -3/2 प्लस 1, ये -1/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, -1/2। तो इसको लिख सकता हूँ सिग्मा z/4ε0 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -1/2 -1/2, 0 टू आर। अच्छा, अब ये जो -2 तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये इस तरीके से लिख लूँगा, e इक्वल्स टू -2 सिग्मा z/4ε0
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/2। ये कट गया तो आ गया E इज इक्वल टू माइनस सिग्मा जी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे लिमिट भी आ रही है 0 to r। अब ये लिमिट पुट कर दो स्मॉल r की जगह पे, जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस, फिर दूसरी लिमिट पुट करनी है आर स्क्वायर, आर की जगह पे 0 पुट करना है, स्मॉल आर की, क्योंकि ये लिमिट पुट करनी है 0 और माइनस 1/2 माइनस सिग्मा जी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/2, और ये क्या आ जाएगा माइनस जी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1/2, -1/2 ये कट गया तो z की पावर -1 आ गया जी, इक्वल्स टू माइनस सिग्मा जी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -1/2 माइनस जी की पावर -1। ठीक है, अब इस माइनस को ख़त्म करना है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू माइनस सिग्मा जी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 1/, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। ठीक है, 1/2, और ये -1/z। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो z है बाहर लिखा हुआ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये नेगेटिव साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने पढ़ा जब नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव। सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ब्रैकेट, ये शुरू में आ जाएगा 1/z प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 1/z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2, और z दो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ब्रैकेट के, ये भी z ये भी z, तो क्या कैंसिल हो गया, ये तो कट गया, तो E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस z ओवर z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -1/2 -1/2। ठीक है, if the point P is very close to the center O of the disk then Z equals to 0। अगर ये जो पॉइंट P है ये बिल्कुल इस ओरिजिन के करीब हो, इसके ऊपर ही हो, इसके करीब हो, तो देन जो Z है ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि P पॉइंट तो ओरिजिन के ऊपर ले आए अगर हम लोग, तो ये जो फासला Z है ये तो 0 हो जाएगा। तो ये अगर मैं यहाँ पे सपोजिशन कर दूं कि इफ P इज वेरी क्लोजेस्ट टू द सेंटर O देन Z approximately equals to 0, so by putting the value Z0 and we get E equals to, this is +1/2 not -1/2, okay, because ऊपर अगर हम लोग देखें तो +1/2 है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, जी की जगह पे 0 पुट करूंगा, 0 पे जो भी रकम डिवाइड हो तो वो 0, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ disk of charge disk sigma over 2 epsilon naught 2 epsilon naught, this is the electric field due to a disk of charge।